नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं देश प्रदेश और आपके शहर की नब्ज टटोलने वाला हमारा खास कार्यक्रम बिग डिबेट। बीते कुछ दिनों से देश की सियासत का हॉट इशू बन गया नेशनल हेराल्ड मामला फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। इस मामले में 16 जगह ईडी के छापे के शोर अभी थमा भी नहीं है कि मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल की नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग की जांच शुरू कर दी है। सरकार के इस ऐलान के बाद सियासी पारा और उफान पर आ गया है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि जांच के बाद राहुल गांधी बौखला गए हैं, तो वहीं राहुल गांधी का साफ तौर से कहना है कि वो झुकेंगे नहीं। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता विकास बौंद्रिया जी, कांग्रेस प्रवक्ता देवाशीष जरारिया जी और वरिष्ठ पत्रकार अजय बुकिल जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे पैनल में। तो बात शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रुक करते हैं विकास जी। फिर आज जो मामला हुआ है, जिस तरह से कल दिल्ली में कार्रवाई हुई थी, उसके एक कदम आगे करके आज फिर से काम शुरू कर दिया यहाँ पर बीजेपी ने। देखिए, दिल्ली की कार्रवाई ना बीजेपी की हुई है ना मध्य प्रदेश की बीजेपी की हुई है। दिल्ली में कार्रवाई ईडी कर रहा है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रहा है, जो कि इंडिपेंडेंट संस्था है। जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, यहाँ पे कार्रवाई सरकार के द्वारा प्रस्तावित जो पहले से थी वो आगे बढ़ रही है। उसको आगे बढ़ाने की बात मंत्री जी कर रहे हैं। देखिए, भोपाल के परिप्रेक्ष्य में और इंदौर के परिप्रेक्ष्य में मैं कहूँ, यहाँ भी नेशनल हेराल्ड ने अपने नाम से ज़मीनें आवंटित कराई थी। उसके बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थी। शिकायतें क्या, मौके पे भी दिखता है कि वहाँ पे व्यावसायिक भवन बने हुए हैं। शिकायतों के संज्ञान पे जब कार्रवाई चालू हुई तो बड़ी स्पष्टता से ये बात आई कि उसमें टाइटल्स भी चेंज कर दिए गए, मतलब स्वामित्व तो बदल दिए गए हैं। किन्हीं और के कब्जों में वो जगहें रहीं, किन्हीं और से उनको कुछ जॉइंट वेंचर कर दिया गया या किन्हीं को जगह बेच दी गई। उसमें से अलग अलग माले बेच दिए गए, जो कि यकीनन जिस प्रावधान के लिए, जिस कार्य के लिए वो जगह आवंटित की गई थी उसके प्रतिकूल थी। तो इस मामले में शासन को संज्ञान लेना ही चाहिए। शासन ने कार्रवाइयां चालू की गई। मंत्री जी केवल एक बात कर रहे हैं कि हम उन जांचों में त्वरित रूप से आगे बढ़ेंगे, नंबर एक। नंबर दूसरा, वो जांचें क्यों इतनी शिथिल पड़ी रही, किन अधिकारियों का उसमें दोष रहा, उसको देखा जाएगा। और इस सब कार्रवाई के लिए, इस जांच कार्रवाई के लिए एक सीनियर आईएएस ऑफिशियल की कमेटी वगैरह बनाई जाएगी। एक छोटा पहले इसका जवाब लेते हैं देवाशीष जी। इस पूरे मामले में पहले जो जिस तरह से पूछताछ शुरू हुई थी, काफी लंबा केस चल रहा है, 6-7 साल हो गए इस पूरे मामले को चलते हुए। राहुल गांधी से पूछताछ, सोनिया गांधी से पूछताछ, फिर छापे जिस तरह से हुए हैं, और मध्य प्रदेश में क्या इस पूरे में आपत्ति क्या है? क्या ईडी को काम करने की कोई किसी तरह की, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, तो काम करने में क्या दिक्कत क्या है इस पूरे मामले में? काम बिल्कुल काम करने में अमित जी दिक्कत कोई नहीं। सब सरकारों का समय आता है, सब सरकारें आती हैं और सब सरकारें काम करती हैं। भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, वो काम कर रही है। पर काम कर कैसे रही है? काम कर ऐसे रही है कि एक काम होता है जनता की भलाई का और विकास का काम होता है, और दूसरा काम होता है लोकतंत्र को कुचलने का, उसमें विपक्षी दलों की आवाज को कम करने का, उसको दबाने का। ठीक है, उसके लिए अलग अलग संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है। पहले सीबीआई का इस्तेमाल कर लिया गया, केंद्रीय संस्था में ईडी एक नया संस्था निकल के आई है, जिसका इस्तेमाल धड़ल्ले से और केवल कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में नहीं किया है। कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य, भारतीय जनता पार्टी को जिस जिस राजनीतिक दल से दिक्कत है और जिस जिस राजनीतिक दल से समस्या है और उनका जिससे राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध होता है, उस पर कार्रवाई करी जा रही है। आप देख लीजिए, 17 पार्टियों ने, नेशनल पार्टियों ने इस मामले में ईडी की जो कार्रवाइयां की जा रही है और विपक्ष को जिस तरीके से दबाने का काम किया जा रहा है, उसके खिलाफ पत्र लिखा है। तो केवल कांग्रेस की बात नहीं है ये। और कांग्रेस तो वो विपक्षी दल है जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी। हम आजादी के 75 वर्ष की वर्षगांठ मनाने वाले हैं 15 अगस्त को, और तो कांग्रेस ने तो ये जो संघर्ष है वो अब से नहीं किया, 100 साल से ज्यादा का इतिहास है हमारा संघर्ष का। तो निश्चित तौर पर सरकार के पास बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, जिनका वो मन माने तरीके से, और जिसपे भी देखेगा कि पिक एंड चूज कर लेंगे कि यहाँ भ्रष्टाचार है, यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, और जिसपे हाथ डाल दें उसके ये बुलडोजर से उसका घर गिरा देते हैं, जिसपे हाथ डाल दें उसपे कोई भी जांच उठाल देते हैं, जिसपे घर डाल दें उसको सीज कर देते हैं, जिसपे डाल दें उसको ईडी के दफ्तर बुला लेते हैं। तो ये तो चलता आ रहा है और ये चलेगा। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी से रुकने वाली नहीं है, लेकिन इससे कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों ने बोल दिया, हम किसी भी तरीके की कार्रवाई से डरते नहीं है। हम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया, हमारे नेताओं ने कुछ गलत नहीं किया, और चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो,
ठीक है, जनता के दरबार में हम लोग जाएंगे, इसका हर चीज का जवाब दिया जाएगा। जनता के दरबार में, बिल्कुल जनता के दरबार में न्याय, लेकिन अदालत में भी एक न्याय होता है। अजय जी, एक सवाल यह है कि जिस तरह से एक इतने लंबे समय से 2014 से लेकर 2022 हो गया, रुक रुक के जिस तरह कार्रवाई हो रही है, क्या ईडी के काम करने को लेकर जो एक आरोप लगते हैं, क्या इसी तरह काम करने का तरीका हो सकता है? देखिए, ईडी को पावरफुल तो कांग्रेस के ज़माने में बनाया गया था, तो कोई अभी की तो पैदाइश है नहीं। वो बीजेपी उसका अपने ढंग से इस्तेमाल कर रही है, बात सही है। अभी किसी टीएमसी नेता ने कभी नारा भी दिया था कि मोदी के दो भाई ईडी और सीबीआई, तो इस तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन यहाँ मुद्दा असल में क्या है कि देखिए, ईडी काम कैसे करती है और किस पर्पज से करती है वो एक अलग मुद्दा है, और इस नेशनल हेराल्ड केस में भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ ये एक अलग मुद्दा है। यहाँ मूल केंद्र में गांधी परिवार है और एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है। दोनों इसका अपने अपने ढंग से लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ये सोचती है कि अगर गांधी परिवार को खत्म कर दिया जाए तो कांग्रेस अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस की आत्मा गांधी परिवार में बसती है। दूसरी बात, कांग्रेस इस बात की लड़ाई लड़ रही है कि अगर गांधी परिवार में आँच आती है तो कांग्रेस में आँच आती है, और उसको बचाना इसलिए जरूरी है। गांधी परिवार बचेगा तो कांग्रेस बचेगी। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जो मुद्दा है नेशनल हेराल्ड का, वो मूलतः गांधी परिवार या थोड़ा बहुत कांग्रेस से संबंधित है। कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि इसको जनता का मुद्दा कैसे बनाया जाए, और मुझे इसमें शक है कि ये जो व्यक्तिगत मामला है, एक पार्टी से सीमित मामला, इसको वो जनता की लड़ाई में तब्दील कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर वो कर पाते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन मुझे ऐसा इसकी संभावना कम लगती है। बीजेपी ये मान के चल रही है कि अगर गांधी परिवार पर अगर आँच आती है और गांधी परिवार को अगर डाउन किया जाता है तो कांग्रेस धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो असली लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है, इसके पीछे केवल नेशनल हेराल्ड तो केवल एक निमित्त मात्र है जी। लेकिन जिस तरह से जांच शुरू हुई थी राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से, फिर छापे, लेकिन आज मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनसे ही पूछताछ की गई है। ईडी ने एकदम उनको तत्काल बुलाया, मालूम भी नहीं था, और इस तरह की कहा कि कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी क्लू मिला है। तो विकास जी, क्या इतनी तेजी से कार्रवाई अब शुरू हो रही है? क्योंकि मुझे लगता है अमित भाई कि जो ईडी की कार्रवाई चल रही है उस मामले में तो ईडी के प्रवक्ता ही बता सकते हैं जी कि क्या क्लूज उनके पास है। और मुझे याद है कि भोपाल में भी किस तरह से, जहां पे नेशनल हेराल्ड का दफ्तर था, वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी बीजेपी के नेता के द्वारा। यकीनन की गई थी ना, उस समय की थी, लेकिन उसके बाद जांच जो है पूरी तरह से रुक गई थी, फिर अचानक अभी फिर से बोला गया है, इसलिए पूछ रहे हैं आपसे। उस मामले में कोर्ट में केसेस चल रहे हैं जी भाई। जो कार्रवाई सरकार या उसके बनाए प्राधिकरणों ने चालू करी, जिन्होंने जमीन आवंटित की थी, ब्रीच ऑफ लैंड यूज की, उस मामले में कोर्ट में कार्रवाई चल रही थी। वो क्यों शिथिल हो गई, इसी बात के लिए तो मंत्री जी ने नाराजगी प्रकट करी है, और उन्होंने हिदायत दी है प्रशासकीय अधिकारियों को कि इसकी जांच की जाए। नंबर एक, इसमें तेजी लाई जाए। नंबर दूसरा, ये क्यों शिथिल हो गया, जो बात आप भी कर रहे हैं, आपत्तिजनक है, वास्तव में आपत्तिजनक है शिथिलता से काम होना। उसके ऊपर कार्रवाई हो, और कौन अधिकारी उस मामले में दोषी हैं उन्हें पॉइंट आउट किया जाए। तो मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी ने जो बातें रखी हैं वो वास्तव में संज्ञान योग्य है जी। देवाशीष जी, जिस तरह से कार्रवाई हो रही है टाइमिंग को लेकर, या जिस बड़े नेताओं को जिस तरह से बुलाकर पूछताछ की जा रही है, आपत्ति जो है वो कांग्रेस की साफ नजर नहीं आ रही है कि भ्रष्टाचार को लेकर आपत्ति है, उस मुद्दे को लेकर आपत्ति है, पूछताछ को लेकर आपत्ति, समय को लेकर आपत्ति है, टाइमिंग जिस तरह से सेट की गई है। देखिए, नहीं, बिल्कुल नेशनल हेराल्ड जो मामला है, ठीक है, ये बनाया वो मामला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का मामला नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी जी की एक अपील थी, उसके ऊपर उनकी एक इंडिपेंडेंट अपील थी, उस पर ये जांच शुरुआत हुई है, और उसको एक राजनीतिक टूल बनाया जा रहा है। अब ये हम लोग सब लोग यहाँ पर सब समझदार लोग हैं, और आपकी जो ऑडियंस है, जो सुनने वाली जनता, वो भी समझदार है कि किस तरीके से कोई भी मामला होता है, किस तरीके से उसको पिक एंड चूज किया जाता है, उस पर राजनीति की जाती है। अगर ये मामला बहुत साफ दृष्टता होता, जैसे मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र बता रहे हैं कि शिथिल कहाँ हुई, शिथिल हुई, तो 20 साल से 18 साल से आपकी सत्ता, राजनीतिक सत्ता है आपके पास। अगर इस मामले में कुछ निकला हो तभी निकल आता है ना। 8 साल 2014 से मोदी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तब से बार बार जिन निकालते हैं ईडी का, और ये नेशनल हेराल्ड का जिन निकालते हैं, और वो कहीं जाके दफन हो जाता है। कई बार उन्होंने प्रयास किया, कुछ निकला नहीं। चुनाव नजदीक आता जा रहा है,
चुनाव देवाशीष नजदीक जी, आता जा रहा है देवाशीष जी, एक मिनट। और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी एक विपक्ष की भूमिका निभा रही है। जी, तो उस इस परिवार को देवाशीष जी, एक पार्टी मिनट, को हमारे कैसे- साथ फोन लाइन पर विवेक शेजवलकर जी मौजूद है। विवेक जी, आपको आवाज आ रही है? विवेक जी? हाँ जी। जी, जिस तरह से नेशनल हेराल्ड के मामले में आज जो पूछताछ लगातार हो रही है और लोग आरोप लगा रहे हैं कि टाइमिंग को लेकर, यही सवाल कर रहे थे कि टाइमिंग को लेकर कड़ी आपत्ति है, तो क्या इस पूरे मामले में पार्टी का क्या किस तरह का रुख है? देखिए, पार्टी का तो इससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, लेकिन जो प्रक्रिया बयानबाजी है, जांच जो है। जिस तरह की बयानबाजी ईडी है जांच या, जी ईडी जांच करिए, पहले भी करती थी। जी जब ये- माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, जी तब किस तरह ईडी ने जांच की थी और किस तरह मोदी जी ने उसको पूरा सहयोग किया था। और हम सब देखते हैं कि उसके बाद में जब फैसला आया, कोर्ट का फैसला आया, तो मोदी जी पूरी तरह निर्दोष साबित हुए। तो किसी भी तरह की जांच से घबराने की क्या जरूरत है? और कभी भी जांच हो, उसके टाइमिंग के बारे में क्यों सवाल उठाया जाना चाहिए? मेरा तो मानना है जांच को पूरा सहयोग किया जाना चाहिए और सोचे जो सही होगा, सत्य की जीत हमेशा होगी। जिसने कुछ नहीं किया उसको चिंता करने की क्या जरूरत है? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस सड़कों पे उतरी हुई है और उनका कहना यह है कि टाइमिंग और तरीका जो है वो ठीक नहीं है। ईडी का उन्होंने इस तरह के आरोप भी लगाए हैं। देखिए, सामान्य तरीका है। अब चूंकि बड़े नेता कांग्रेस के हैं, वो उसमें इन्वॉल्व है, इसलिए मुझे लगता है कांग्रेस का ऑपरेशन हो रहा है। अदरवाइज तो सामान्य प्रक्रिया है। जांच के लिए जिस तरह के अधिकार ईडी को प्राप्त है और जो अभी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में भी बताया गया है कि जिस तरह ईडी काम कर रही है वो सही है। उनको अधिकार होने चाहिए, उनको पावर होनी चाहिए कि वो ठीक से तफ्तीश कर सकें, ठीक से जांच कर सकें, और उसी के आधार पर ईडी जांच करती है और कर रही है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल, ईडी जिस तरह से जांच कर रही है ये उनका विशेषाधिकार है। और लेकिन एक बात ये है देवाशीष जी, बात एक ये है, क्या बड़े नेताओं से पूछताछ नहीं होनी चाहिए? जिस तरह से आदमी बुलाया गया उतनी बार पूछताछ करने के लिए, जितने घंटे पूछताछ करनी थी उतने घंटे पूछताछ की। मामला इसके लिए नहीं कि पूछताछ की जा रही है कि नहीं की जा रही है, कोई मामला ईडी के पास है कि नहीं। मामला इस बात का है कि विपक्ष को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाएगा, उनका विरोध करेगा, उनकी राजनीति का विरोध करेगा, ठीक है, सत्ता का विरोध करेगा, उसके खिलाफ ईडी की जांच बिठा दी जाएगी, सीबीआई की जांच बिठा दी जाएगी, यानी जो एजेंसी है उसकी जांच बिठा दी जाएगी। अच्छा, मैं उदाहरण लेता हूं, महाराष्ट्र में क्या हुआ। महाराष्ट्र में जब सरकार बनाई रही थी बीजेपी और सरकार को गिराने का प्रयास कर रही थी, तो 10 विधायकों के खिलाफ इन्होंने ईडी की जांच चालू की। हम लोगों ने देखा है जब पिछले वर्ष जब बंगाल में जब चुनाव हो रहा था, तो बंगाल के कितने नेताओं के खिलाफ ईडी की जांच शुरू हुई, सीबीआई की जांच चालू हुई। तो जैसे वो नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, वो साफ हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की गंगोत्री बन चुकी है। अभी जो नेता की जांच चल रही है, अगर वो नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए तो उस दिन अलग से अगले दिन साफ हो जाता है, सारी जांच समाप्त हो जाती है। तो ये देश की जनता भी जान रही है, सारे विपक्षी दल भी जान रहे हैं कि ये पिक एंड चूज करके किया जा रहा है। इनको फंसाना होता है, उसके खिलाफ जांच चालू कर देते हैं, ठीक है, माहौल बनाया जाता है। चिदम्बरम साहब को जेल में बंद कर दिया गया था, इन्होंने चिदम्बरम साहब पे भी आरोप लगाए थे, उनके खिलाफ भी तमाम जांचें बिठा दी गई थी, 100 दिन जेल में बंद रखा था। उसके बाद आखिरकार में कोर्ट से वो PIL वो जो सारी FIR थी खारिज हो गई, पूरा मामला खारिज हो गया। तो निश्चित तौर पर देर सवेर ये मामला भी खारिज हो जाएगा। तो न्याय में वो जो न्यायपालिका में मामला है, जांच का विषय है, वो खारिज है। लेकिन हमारा जो विरोध है वह जो संस्थाएं हैं उनका राजनीतिकरण करके जो विपक्ष की आवाज है उसको दबाने का जो प्रयास किया जा रहा है, ताकि जो जनता का जो ध्यान है वो देश के जो मूल मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, उस मामले से हट जाए, इसलिए सब कुछ किया जाए। बिल्कुल विकास जी, आपसे मैं सवाल लूंगा, लेकिन एक छोटा सवाल पहले अजय जी से पूछ लेते हैं कि पिक एंड चूज का एक देवाशीष जी ने बोला कि पिक एंड चूज करके हो रहे हैं। बहुत सारे नेताओं के लिस्ट है जिन पे कार्रवाई पहले होनी चाहिए थी, नहीं हुई है, समन भेजे गए या उनके ऊपर फिर कार्रवाई नहीं हुई बीजेपी में शामिल होने के बाद। क्या इस तरह का सिनेरियो आपको लगता है पूरा कि इससे पूरी एक जो राजनीति है अलग दिशा की ओर जा रही है? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, क्या है कि जो कार्रवाइयाँ हो रही है वो ज़्यादातर उनका बीजेपी संबंध नहीं है, और जो गैर बीजेपी नेता लोग हैं या गैर बीजेपी दलों के लोग हैं, ये सहयोग भी हो सकता है और ये सोची समझा एक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। तो इससे ये जनता में मैसेज तो जा रहा है निश्चित रूप से कि आखिर ईडी उन्हीं लोगों के पीछे क्यों पड़ा रहता है या पड़ जाता है तुरंत। बाकी लोगों पर या जो बीजेपी में आ जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई या तो ठंडे उस टाइम चली जाती है या फिर होती ही नहीं है।
अगर कार्रवाई सभी के खिलाफ समान रूप से हो तो ईडी की जांच पर किसी को सवाल ही उठने का सवाल पैदा ही नहीं होता। और दूसरी बात ये भी है कि ईडी जो कार्रवाई करती है उसमें निष्कर्ष अंततः निकलता क्या है, अगर इस पर भी अगर हम जाएं तो ये पता चलेगा कि बहुत ही कम मामलों में आरोप सिद्ध हो पाए हैं। तो निश्चित रूप तो इसका मतलब ये है कि ईडी की कार्रवाई केवल एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, जो राजनीतिक ज़्यादा है, प्रशासनिक कम लगती है। अगर आरोप सिद्ध हो जाते इसके अंदर ज़्यादातर मामलों में कन्विक्शन होता तो फिर अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ऐसा कम दिखाई देता है जो दूसरी एजेंसियां जांच करती है उसकी तुलना में। बिल्कुल जी जी तो मेरे ख्याल से मूल मुद्दा राजनीतिक ज़्यादा है बजाय किसी तकनीकी या प्रशासनिक के। बिल्कुल, इस मामले में कन्विक्शन कितना होता है इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। विकास जी, एक जो सवाल उठा था कि मुद्दा भटकाने की कोशिश है, इस तरह का देवाशीष जी कह रहे थे कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जैसे ही वो मुद्दे आते हैं और एक कुछ दूसरा मामला उठ जाता है। क्या लगता है कि ईडी है या सीबीआई है, जो नेशनल जांच एजेंसीज हैं, वो किसी तरह का इस तरह से मदद कर सकती हैं या कर रही हैं? मैं इसी बात पे पूर्व में भी कहना चाह रहा था और स्वतः कहना चाह रहा था, आपने अच्छा हुआ वही सवाल पूछ लिया। देवाशीष जी बार बार कह रहे हैं मुद्दा भटकाने का प्रयास है। अरे साहब, राजनीतिक आप दल हैं, राजनीतिक मुद्दा किस पे आपको चर्चा करना है आपके तय निर्भर करता है। अगर ईडी किसी से पूछताछ कर रही है तो उसमें राजनीतिक मुद्दा कैसे भटकता है और आपका मुद्दा हम भटका देंगे? एक बात बताइए ना देवाशीष जी, राहुल गांधी जी बहुत बार राजनीतिक रूप से एक्टिव नहीं रह के छुट्टियों पे जाते हैं। मान लीजिए ईडी ने अगर उन्हें विकास जी, एक दिन अगर जांच के लिए अपने कार्यालय बुला लिया, उनसे पूछताछ कर ली, तो उससे क्या इतना समय का हर्जा हो जाता है कि कांग्रेस विकास जी हट जाती है? जी विकास जी, बिल्कुल आपकी चर्चा को कंटिन्यू रखेंगे। इस समय पीसी शर्मा जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश के, जुड़ गए हैं। पीसी शर्मा जी, आपको आवाज आ रही है? जी, मैं अमित बोल रहा हूँ। जी नमस्कार। ये है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में कार्रवाई हुई है, नेशनल जांच की बात कही है, और ईडी नेशनल हेराल्ड के मामले में ईडी काम कर रही है, तो बेसिक आपत्ति क्या है जो कांग्रेस जिस तरह से सुन रहे थे कि यहाँ पर भी जो है एक प्रकार से माहौल बनाने की बात कर रहे हैं? इसके पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी जैसे ही दिल्ली में कुछ कार्रवाई हुई है, मध्य प्रदेश में भी शुरू कर दी। राहुल गांधी ने कहा ना, स्पष्ट कहा ना कि करो ना, बैरिकेड लगाओ, जो करना करो भाई। सत्य पे बैरिकेड कहाँ से लगाओगे? सत्य तो बाहर आएगा। और ये सब हो चुकी है, इसकी इंक्वायरी, सब पेपर्स हैं उसके जी। आपने राहुल गांधी से पूछ लिया, उसके बाद आप सोनिया गांधी को और 2 दिन बुला रहे हो। ये सब नौटंकी है कि नेशनल हेराल्ड वो पेपर है जो जवाहरलाल नेहरू जी 4 भाषाओं में उस समय निकाला था, और हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों से लड़ता था पेपर जी। इनको गांधी और आजादी का कोई आइटम नहीं चाहिए बीजेपी को, क्योंकि ये अंग्रेजों के साथ थे उस समय। तो ये और तिरंगा भी इसलिए दे रहे हैं कि ये खादी ग्रामोद्योग से नहीं लें। जो खादी ग्रामोद्योग की जो कंसेप्ट था वो महात्मा गांधी का था कि जो खादी बुनकर जो चरखे से खादी बुनते थे, उससे स्वरोजगार मिलता था लोगों को, और विदेशी चीजों का खत्म करने की बात थी। लेकिन ये विदेशी लोगों के साथ रहे, ये बोनरिया जी क्या जाने ये इन सब चीजों को जी। लेकिन इनके जो ये जरूर बीजेपी में चले गए, लेकिन इनके 4 फादर जब है सब कांग्रेस के साथ थे, और उनको मालूम है उनमें कोई बात करोगे, ये इनको कोई आइडिया नहीं है। ये और राहुल गांधी इससे डरने वाले नहीं है। अब जितने लगाना हो लगाओ, और ये समझ लें कि ईडी जो इन्होंने जिस तरह से विपक्ष को दबाने की कोशिश की थी, ईडी रहेगी आगे भी जी। ये 23 और 24 में साफ हो जाएंगे, लेकिन ईडी रहेगी, इतना याद रखेंगे जी। बिल्कुल। एक छोटा सा और सवाल यह है कि क्या कल किस तरह से जो प्रदर्शन का बोला है इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस किस तरह से मध्य प्रदेश में गवर्नर हाउस का हम लोग वो घेराव कर रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी पे जी। ये महंगाई और बेरोजगारी बात नहीं करते, ये डीजल पेट्रोल रसोई गैस, जो महिलाओं की रसोई गैस 1000 से ऊपर, उसकी बात नहीं करेंगे। लोग बेरोजगार है पूरे देश के अंदर, जो इन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, उस पर बात नहीं करेंगे। ये आटा दाल पे टैक्स लगाएंगे, जीएसटी, उस पर बात नहीं करेंगे। ये उस पर बात नहीं करेंगे कि आज किसान परेशान हो रहा है, उसकी फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं, उस पर बात नहीं करेंगे। ये इधर से उधर की चीजों को भटकाएंगे। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनको आपने अभी बैरिकेड लगाए घर पे,
कि जेल भी भेज देंगे तो कोई डरने वाला नहीं है, क्योंकि सब फैक्ट एंड फिगर पेपर्स में है। इन सब का जवाब जनता देगी आने वाले समय में। बिल्कुल बिल्कुल शर्मिल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस सब का जवाब जनता देगी जिस तरह से आप कह रहे हैं, क्योंकि चुनाव 2023 में और 24 में लगातार 2 साल इस तरह के मोड में रहेंगे और अब समय जो है हमारे डिबेट का खत्म हो रहा है। और ईडी अब एक्शन क्या लेती है, क्योंकि जिस तरह से तेजी से कार्रवाई हो रही है, ईडी के एक्शन क्या लेगी, इस सब पे नजर बनी रहेगी। आज के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ बिग डिबेट में। नमस्कार।